जी नमस्कार। एक बार इस खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील यादव आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज जो हम लोग क्लास बनाने जा रहे हैं, जो आज क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं अपने आप में। और आपको आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब समझिएगा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ज़रा आपको समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि जो एटम होता है ना, हमारा एटम एटम जो होता है, उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा बताया गया। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने बताया था ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मॉडल ऑफ एटम के अंदर ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था, बताया गया था हमें। और इस स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, ज़रा ये समझ लीजिएगा आप। ये कहता है, बोर का मॉडल कहता है कि भाई एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है। सबसे पहली बात तो एक तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रखे होते हैं। और फिर कहता है न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, घूमते रहते हैं। यानी ये जो रास्ते हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये कुछ इस तरीके के हैं कि इनके अंदर क्या रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, शेल्स बना दिए या ऑर्बिट्स बना दिए। इनको मैं क्या कहता हूँ, शेल्स कहते हैं हम लोग, या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं इनको हम लोग, कक्ष कहते हैं वैसे हिंदी में अगर बोला जाए तो इन्हीं के अंदर क्या होता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इन्हीं के अंदर बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर घूमते रहते हैं, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब सबसे पहला जो शेल लिखा है हमने, उसका नाम मैं रख देता हूँ n इज इक्वल्स टू 1 शेल। इसका नाम रखते हैं n इज इक्वल्स टू 2 शेल। ये n इज इक्वल टू 3rd शेल हो गया और n इज इक्वल्स टू 4th शेल हो गया। यानी ये जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इनको किससे डिफाइन किया जाएगा, यानी n से, स्मॉल n से इनको डिनोट किया जाता है। अब जब हमें ये स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया, जब हमें क्या पता लग गया, ये स्ट्रक्चर पता लग गया एटम का, कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमें ना कुछ और बातों की ज़रूरत पड़ने लगी। और बातों की ज़रूरत क्या पड़ने लगी, जो चीज़ मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ ज़रा। अब ज़रूरत किस बात की पड़ने लगी, यानी हम इस स्ट्रक्चर को समझने, इसको बनाने के बाद समझेंगे क्या, हम समझने वाले हैं क्वांटम नंबर्स को। क्या समझने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स। अब देखिएगा बेटा जी, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ना, क्वांटम नंबर्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं सबसे पहले तो हमारे पास। पहला क्वांटम नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। पहले क्वांटम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं हम लोग, जिसको हम स्मॉल n से ही डिनोट करते हैं। सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वांटम नंबर, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है। अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 4 क्वांटम नंबर से जो कि हमें डिस्कस करने हैं। अब समझिएगा, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, मैं इस क्वांटम नंबर्स को कभी भी ना, मैं इनको साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ बच्चे को, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से जब पढ़ाते हैं तो बच्चा रटने बैठ जाता है इनको। मेरा जो पढ़ाने का, क्वांटम नंबर पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स। यानी जो बुक में लिखी हैं, जो बाकी अलग लोग पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा अलग है। वो अलग किस तरीके से है, उस बात को समझ लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि जैसे कि भाई हम लोग अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिएगा कोई भी बंदा है, कोई इंसान है,
मान लो किसी इंसान का नाम है, मान लो सोनू, कोई सोनू इंसान है, वो कभी ना कभी मान लो एक दिन उनको घूमने फिरने का शौक़ था, तो घूमते फिरते शौक शौक के अंदर वो एक पहले तो इंडिया के अंदर अपने देश के अंदर ही घूमते थे, लेकिन एक दिन वो बाहर भी जाने लगे धीरे धीरे, यानी दूसरे देश के अंदर भी क्या होने लगे, फ़ॉरेन विजिट पर भी या फ़ॉरेन भी घूमने फिरने जाने लगे वो। अब फ़ॉरेन घूमने फिरने जाने लगे तो उसी में फ़ॉरेन के घूमने फिरने के ट्रिप में ही एक बार वो कहाँ पहुँच गए, यूएसए पहुँच गए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका पहुँच गए वो। अमेरिका जब पहुँच गए तो वो घूम रहे थे वहाँ पर, है ना। तो हम लोग मानते हैं कि अमेरिका क्या है, एक कहानी है भाई। कहानी बहुत अच्छे से समझना बेटा, देखो ध्यान से समझ लोगे कहानी तो आपको क्वांटम नंबर में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली क्वांटम नंबर समझ आ जाएंगे आप। तो अब हम लोग मानते हैं कि अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, अच्छी खासी बढ़िया सुंदर सी कंट्री, अच्छी डेवलप्ड कंट्री है। जब डेवलप्ड कंट्री है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई वहाँ पर ना हर जगह क्या लगा होगा, सीसीटीवी लगा होगा, सैनिटाइज बहुत बढ़िया होगा, साफ़ सुथरी जगह होगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो क्या हुआ, सोनू जी अपना घूम रहे थे उधर। सोनू जी, कोई भी XYZ कोई सोनू मान लिया है मैंने, तो सोनू जी क्या थे, कोई घूम रहे थे। अब वहाँ घूम रहे थे सोनू जी, तो उसी समय मान लो डोनाल्ड ट्रंप भी क्या था, वहीं पर ही घूम रहे थे। जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं पर ही घूम रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सोनू जी को देख लिया, लेकिन देखने के बाद कुछ बोले नहीं, वो चले गए चुपचाप से, है ना। वो अपनी कार में थे, अपने घूम वहाँ पर भी वहाँ से जा रहे थे, तो देख लिया तो चले गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप को क्या इच्छा हुई, मन में एक बात आई कि यार उस दिन उस बंदे को देखा था मैंने, एक जो कि हमारे देश का नहीं लग रहा था, किसी और देश का लग रहा था मुझे, तो मुझे उससे मिलने की थोड़ी सी चाहत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को क्या रहा कि भाई मुझे उस बंदे से मिलना है। और था कौन वो बंदा, सोनू जी थे। अब सोनू जी, सोनू नाम का जो बंदा था, उससे मिलने की चाहत किसको हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को हो गई। अब देखिए सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप क्या पता लगाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि जिस चौराहे पर, जिस जहाँ पर वो घूम रहा था वहाँ पर सीसीटीवी लगा होगा, तो वहाँ से उसकी फ़ोटो मिल जाएगी इजीली। और डेट उसको पता ही है कि कब वो घूम रहा था, लगभग 1-2 महीने पहले, जब भी उसको पता होगा सारी बातें। लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी और इन्फॉर्मेशंस, फ़ोटो तो निकल गई, लेकिन और इन्फॉर्मेशंस कैसे पता लग सकती है भाई। जब कोई इंसान इंडिया से या किसी भी कंट्री से अमेरिका में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपना पासपोर्ट लेके जाएगा। पासपोर्ट में तो सारी डिटेल होती है इंसान की पासपोर्ट की तो वेरिफिकेशन अच्छे से की जाती है, तभी पासपोर्ट बनता है। तो यानी कि उसके अंदर एड्रेस भी होगा, उसका एड्रेस पता लग जाएगा उसको वहाँ से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बातें घुमा फिरा करके सारा पता कर लिया, तो पता लगा कि भाई ये इंडिया में रहने वाला बंदा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम डोनाल्ड ट्रंप को अगर मिलना है उस बंदे से, तो फिर सबसे पहला काम उसको पता क्या करना पड़ेगा कि भाई ये किस कंट्री में रहता है। अगर कंट्री उसको पता लग जाती है, मान लो उसको कंट्री उसने पता लगाई कि भाई कंट्री किस कंट्री में रहता है, इंडिया कंट्री में ये, ठीक है। उसके बाद उसको इंडिया में, भाई इंडिया तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े इंडिया में बहुत सारे सोनू नाम के लोग मिल सकते हैं। अब उसको ये बात भी मतलब पता तो लगा ली, लेकिन इस बात से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया। उसके बाद इंडिया पता करने के बाद उसको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर जो 29 स्टेट्स हैं, सॉरी 28 हो गए अभी, 28 स्टेट्स के अंदर क्या होगा, जो 28 स्टेट्स हैं उनमें से किस स्टेट में वो रहता है, उनमें से किस स्टेट के अंदर वो रहता है। तो स्टेट पता लगा लिया, लेकिन स्टेट भी मान लो उसने पता लगा लिया हरियाणा, कि भाई हरियाणा में रहता है वो, ठीक है। अब हरियाणा में रहता है तो हरियाणा भी तो भाई बहुत बड़ा है, ऐसा इतना आसान काम तो नहीं है कि हरियाणा में भी सोनू जी बाहर भी बैठे मिल जाएंगे आपको, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ले वही सोनू जी मिल गए हैं। सोनू जी, सोनू नाम के बहुत सारे लोग होंगे और हरियाणा बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है, तो ढूंढना उसको थोड़ा वहाँ पर भी मुश्किल हो गई हमारे लिए। उसके बाद उनको क्या पता होना चाहिए कि स्टेट पता लग गया, पहले कंट्री पता लगी फिर स्टेट पता लगा, उसके बाद क्या पता लगाना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट भी पता लगाया कि सोनू नाम का जो बंदे हैं वो डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। अब वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा है और गुड़गांव एक हब हो चुका है, जो कि किस चीज़ का, साइबर साइबर जितने भी हब हैं, साइबर हब यहीं पर ही है सारा का सारा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोगों को ढूंढना बाई नेम तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसके बाद जब ये पता लग गया कि वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, देखो स्टेट कंट्री पता लग गया, फिर स्टेट पता लग गया, फिर डिस्ट्रिक्ट पता लग गया। अब उसको क्या पता लगाना पड़ेगा कि किस लोकेलिटी में, किस गांव में, कहाँ पर वो रहते हैं, यानी एक प्रॉपर एड्रेस उनके पास जो है, वहाँ से धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे, उनके घर तक पहुँच जाएंगे। और घर पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद घर में अगर 5-10 मेंबर भी हैं तो फोटो दिखाएंगे कि भाई इस आदमी से मिलना है मुझे, उससे मिल जाएंगे इजीली। यानी कि अगर किसी इंसान को, अमेरिका में बैठे हुए इंसान को, इंडिया में बैठा कोई एक सोनू नाम का बंदा है उससे मिलना है, तो उसको कितनी बातें पता करना पड़ी,
कंट्री पता करनी पड़ी सबसे पहले कि किस कंट्री का है, फिर स्टेट पता करना पड़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट पता करना पड़ा, और फिर लोकेलिटी यानी घर के आसपास का जो भी एरिया है या घर का नंबर या जो भी गांव था वो सब पता करना पड़ गया। तो 4 चीज़ें जैसे ही पता कर ली उनने, उसके बाद क्या हुआ कि सोनू नाम के बंदे से वो मिल पाए, हेलो कर पाए, इजीली जा करके पहुंच गए सोनू के पास और हेलो कर लिया उन्हें जा करके। ऐसे ही बेटा जी देखिएगा क्या होता है। अब इस कहानी को, मेरे का इतने बड़ी कहानी बताने का कोई एक लॉजिक था इस बात के पीछे। लॉजिक क्या था कि भाई मैं अगर कह देता हूँ आपको कि इस एटम के अंदर ये बैठा है इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ब्लू कलर के सर्कल में बंद कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन का भी मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर एड्रेस चाहिए। तो प्रॉपर एड्रेस अगर किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना बेटा जी, कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का अगर प्रॉपर एड्रेस आप पता करना चाहते हैं तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, जैसे किसी इंसान का प्रॉपर एड्रेस निकालने के लिए आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और गांव पता करना पड़ा, वैसे ही आपको किसी इलेक्ट्रॉन का भी प्रॉपर एड्रेस पता करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। और वो 4 चीज़ें, जैसे हम अपना एड्रेस जब लिखते हैं तो पहले अपना घर का आसपास का गांव लिखते हैं या घर का नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेट लिखते हैं और उसके बाद हम कंट्री लिखते हैं अगर प्रॉपर एड्रेस लिखा जाए तो। लेकिन ऐसे अगर हम क्वांटम नंबर्स को यूज़ करेंगे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालेंगे तो 4 चीज़ें ही चाहिए और वो चारों चीज़ों का नाम ही क्वांटम नंबर्स होता है। यानी उन 4 चीज़ों का नाम क्या रखा गया हमने, क्वांटम नंबर्स नाम रखा है उनका। तो ये क्वांटम नंबर भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। इसीलिए मैंने आपको किसी इंसान के एड्रेस का भी 4 पॉइंट से ही डिफाइन करके बताया कि एड्रेस भी 4 पॉइंट से पता लगता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस निकालना है तो वो भी कितने पॉइंट से, 4 पॉइंट से पता लगता है, जो कि कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन सारे क्वांटम नंबर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बस पेशेंस रखिएगा, आराम से बिल्कुल शांति से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, चीज़ें साथ साथ लिखते जाइएगा, हाथ चलाते रहिएगा, तो आपको चीज़ें बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मेरा वादा है ये कि आपको ये सारी चीज़ें आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। देखिएगा भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा मैं, इट टेल्स अस अबाउट दी शेल नंबर। ये क्या बताता है हमें, शेल नंबर के बारे में जानकारी दे देता है। शेल या वी कैन से ऑर्बिट नंबर, शेल या ऑर्बिट के नंबर के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है। यानी हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू कलर के सर्कल में बंद कर रखा है, इस इलेक्ट्रॉन का शेल कितना है, n बराबर 3 है। यानी कि ये क्या बताएगा हमें, इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर के शेल में रहता है, यानी जिस इंसान की आप बात कर रहे हो वो कौन सी कंट्री में रहता है, वही बात है ये। जैसे कि जो n होगा वो वैल्यू n की क्या होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि n जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। बस कंडीशन इतनी सी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि n 0 कुछ होता नहीं, और n 0 का मतलब क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जो भी जिस हिसाब से होगी वो वैल्यू हो सकती है। यानी कि ये एक तरीके से जैसे हमने कंट्री का पता लगाया था, किसी इंसान की कंट्री कौन सी है, वैसे ही एन की वैल्यू से क्या पता लगेगा कि किस शेल में, जिस इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हो वो कौन से नंबर के शेल में बैठा हुआ है। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर ये बात क्लियर है तो ये पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने लिखा, ये सिर्फ इतनी सी बात ही बताएगा, इतनी सी बात ही समझिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। अब देखिएगा चीज़ें आगे समझते हैं हम लोग, आगे बात करता हूँ मैं थोड़ी सी। आगे क्या आ जाता है, सेकेंड टाइप का क्वांटम नंबर आता है। सेकेंड टाइप का क्वांटम नंबर आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। तो समझिएगा चीज़ों को ध्यानपूर्वक, ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा चीज़ों को। देखिए होता क्या है कहानी में कि भाई जब शेल देखते हैं ना हम, भाई हमने मान लो ये n = 3 शेल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये क्या कर दिया, n = 3 शेल ड्रॉ कर दिया।
लेकिन बेटा जी होता क्या है, इन शेल के अंदर और छोटे छोटे शेल्स पाए जाते हैं। इन शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे शेल पाए जाते हैं। और ऐसे, और जो शेल के अंदर भी जो शेल होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग सब शेल कह देंगे। क्या कह देंगे, सब शेल कह देंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं कि जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट दी सब शेल। ये क्या बताता है हमें, सब शेल के बारे में बताता है, या इन्हीं सब शेल का दूसरा नाम ऑर्बिटल भी होता है। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं इनको हम लोग। जैसे कि देखिएगा फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते होंगे, बहुत बार आप मूवी देखने जाते होंगे ना। अब मूवी देखने जाते हो तो आजकल है डिजिटल ज़माना, है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो हम लोग क्या करते, पहले तो जाते थे भाई, पैसे देते थे और टिकट खरीदते थे वहाँ जा करके। आजकल क्या करते हैं हम लोग, घर पे बैठे बैठे टिकट बुक कर लेते हैं। पहले ही टिकट बुक माई शो निकाला हमने, टिकट बुक कर ली, और भाई फला फला उस टाइम का शो है, उस टाइम पे पहुँच जाएंगे, टिकट हमारे पास होगी, फ़ोन में दिखा देंगे और एंट्री हो जाएगी आराम से ईजिली। यही करते हैं हम। लेकिन जब हम टिकट बुक कर रहे थे तो हमने, मान लीजिएगा, ऐसा मान लेते हैं हम कि गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के अंदर हम लोग जा रहे थे। मान लो गुड़गांव में जो एम्बियंस मॉल है उसमें हम जा रहे थे, मान लो सपोज दैट, ठीक है। अब गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में जा रहे थे तो हमने घर पे बैठ के क्या देखा, बुक माई शो पे जब हमने देखा तो कि भाई, देखा कि भाई एम्बियंस मॉल में पीवीआर या मल्टीप्लेक्स है कि नहीं है। देखा तो मिल गया भाई, मल्टीप्लेक्स तो है वहाँ पर। मल्टीप्लेक्स है तो हमने क्या किया, टिकट कर दी फटाफट से बुक। कोई भी मूवी आ रही थी उसकी टिकट बुक कर दी। लेकिन हमने सिर्फ क्या देखा कि भाई मल्टीप्लेक्स देख लिया हमने, मल्टीप्लेक्स है या पीवीआर जो भी है वहाँ पर वो देख लिया हमने। लेकिन जब हम फाइनली वहाँ पर पहुँचे, जब हमारा टाइम हुआ, मूवी का टाइम हो गया, शो का टाइम हो गया, उस टाइम जब हम पहुँचे वहाँ पर तो हमें बताया गया भाई कि यहाँ पर ना, हम जब ऐसे एंट्री करें, हमने एक गेट से एंट्री कर लिया अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर घुस गए। लेकिन वहाँ पर जा करके देखा कि अलग अलग ना ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं अलग अलग। जैसे ऑडिटोरियम बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको वहाँ जाकर के पता लगेगा कि भैया आपकी जो सीट है ना वो फला फला ऑडिटोरियम के अंदर है, उस ऑडिटोरियम के अंदर है। यानी कि हमने बाहर से तो क्या देखा था, एक मल्टीप्लेक्स ही देखा था, एक पीवीआर ही देखा था, लेकिन अंदर जाने पर वो पीवीआर भी क्या हो गया, टुकड़े में डिवाइड हो गया। यानी छोटे छोटे रूम्स के अंदर डिवाइड हो गया, जिनको हम लोग ऑडिटोरियम कह देते हैं। अब ऐसे ही क्या होता है, शेल जो होता है, दिखने में तो शेल एक ही दिख रहा है n=3, लेकिन उस शेल के अंदर और छोटे छोटे शेल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग सब शेल कह देते हैं। तो सब शेल क्या होते हैं, जो शेल के अंदर और छोटे शेल्स होते हैं उन्हीं को सब शेल कहते हैं। और जो हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है, सब शेल के बारे में ही जानकारी देता है हमें। क्या बताता है, सब शेल के बारे में ही जानकारी देता है। तो जो एल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के और n-1 तक वैल्यू हो सकती है एल की। क्या वैल्यू हो सकती है, 0 to n-1 वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं n=3 शेल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, किस शेल की बात कर रहे हैं हम, n=3 शेल की बात कर रहे हैं, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3-1 होता है यहाँ पर, यानी 0 to 2 होगा यहाँ पर। और 0 to 2 क्या वैल्यू होती है, 0 होगा, 1 होगा और 2 वैल्यू होगी, यानी 3 वैल्यू होगी। n की वैल्यू आपने जब 3 ली तो वैल्यू भी, l की वैल्यू भी कितनी आई, 3 ही आई। n=3 के लिए l की वैल्यू भी कितनी आई, 3 ही वैल्यूज आई। यानी हमेशा आपको क्या याद रखना है कि l जो होगा वो 0 से लेकर n-1 तक वैल्यू शो करता है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा जी, देखो ये कंडीशन जो लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, कंडीशन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिएगा, सवाल आएगा ही आएगा कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ से कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो एल है ना वो कभी भी एन के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी दुनिया में एल जो है वो एन के बराबर लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब समझ लेना कि जीवन में वो गलत लिखा है, वो लिख ही गलत दिया उसने, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया के अंदर। अब आगे बताऊंगा इस चीज़ को मैं। सेकंड है कि L जो है वो कभी भी N से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी कहीं पर लिख दिया गया कि L जो है वो N से ग्रेटर देन लिख रखा है, वो भी चीज़ गलत है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गलत लिखी गई चीज़। दो कंडीशन अगर आप फॉलो कर लेंगे, दो कंडीशन अगर आप ये याद रख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाली कंडीशंस याद कर लीजिएगा, ये कंडीशंस याद होने पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप n की वैल्यू लोगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगेगा, l की वैल्यूज पता लगेगी, क्योंकि l जो है वो हमारा क्या है, 0 से लेकर और n-1 तक वेरी करता है। क्या वेरी करता है, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करता है, इसीलिए l की जो वैल्यू है वो n के अकॉर्डिंग पता लगती है। अब देखिएगा होता क्या है बेटा जी, मैं इन सब चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से ना, इन सब चीज़ों को क्या कर देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से।
इन सब चीज़ों का भी इनका कोई ऐसा यूज़ बचा नहीं, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखिएगा होता क्या है, कहानी कुछ इस तरीके की है। कहानी कुछ है ऐसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल की वैल्यूज़। एल जो है हमारे पास वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हुआ क्या कि एल क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, या जिसको हम लोग ऑर्बिटल भी कहते थे भाई, सब शेल या ऑर्बिटल भी कहते थे। यानी जब हम मूवी देखने गए, पीवीआर में घुसे, तो एंट्री एक गेट से हुई, लेकिन आगे जाकर के छोटे छोटे ऑडिटोरियम निकल के आ गए उसमें। तो ऑडिटोरियम उसमें से किसी एक ऑडिटोरियम के अंदर हमारी मूवी की टिकट जो हमने बुक कर रखी है, वो हमारी सीट वहाँ पर अलॉट होगी। लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि ऑडिटोरियम का नाम 1 2 3 4 ही रख रखा हो, कुछ भी नाम रख सकता है, कुछ भी नाम रख सकता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एल की वैल्यू है ना 0, उसका नाम तो इनने एस रख दिया, सब शेल का नाम क्या रख दिया, एस रख दिया। एक अगर एल की वैल्यू होती है तो सब शेल को पी कहते हैं हम लोग, या ऑर्बिटल को पी कहते हैं। अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो वो डी ऑर्बिटल बन जाता है, और अगर 3 होती है तो वो एफ ऑर्बिटल बन जाता है। आगे भी होता है जी एच, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है उसकी, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई, आप अगर सब शेल गिवन है, एस सब शेल दे रखा है और एल पूछ रखा है, तो उल्टा भी बता सकते हैं, एस से एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। या 1 दे रखा है एल की वैल्यू, तो इसका मतलब पी सब शेल है वो, या ऑर्बिटल है। यानी 2 दे रखा है तो डी दे रखा है, या डी दे रखा है तो 2 एल की वैल्यू हो जाएगी। उल्टा सीधा कैसे भी निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्लियरली आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इन एस पी डी एफ के अंदर क्या होते हैं, कुछ बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। वास्तव में तो उन बॉक्सेस को ऑर्बिटल कहते हैं हम लोग। वास्तव में तो क्या होता है, इन बॉक्सेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकलेंगे। ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए, ये बॉक्सेस निकलते कैसे, इनके लिए फॉर्मूला है 2l+1। आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, कितने बॉक्स किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने बॉक्स हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना 2l+1। 2l+1 अगर फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लीजिएगा आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल करके आ जाएंगे इजीली। 2l+1, 2l+1, तो l की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रखता हूँ। s के केस में तो बॉक्स कितना आ गया, 1 आ गया। अगर p के केस में l की वैल्यू 1 डालते हो तो l की वैल्यू 1 डालने पर कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 बॉक्सेस आएंगे आपके पास इस तरीके से। उसके बाद l की वैल्यू 2 रखने पर बॉक्सेस कितने आएंगे आपके पास, 5 बॉक्सेस आ जाएंगे। और 5 बॉक्सेस आएंगे तो इस तरीके से ड्रॉ भी कर देते हैं उन 5 बॉक्सेस को हम लोग। जरा देखते जाओ, फटाफट से देखते जाओ यार, मज़ेदार बात बता रहा हूँ, देखो बहुत मज़ेदार बात है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है। इतना ज़्यादा आसान तरीका शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास सारे बॉक्सेस। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कहते हैं इनको हम, ऑर्बिटल्स भी कह देते हैं कि किससे सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जब हमें यहाँ तक की बातें समझ आ जाती हैं, उसके बाद हमें बात करनी है किसके बारे में, थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में। थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेटा जी। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका मतलब मैं लिख दूं अगर कि क्या बताता है हमें ये, तो लिख देता हूं, इट टेल्स अस अबाउट दी ओरिएंटेशन, या वी कैन से डायरेक्शन। ये क्या बताता है हमें, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि आप लोग पहले छोटी क्लासेस में क्या करते थे, हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बनाते थे, तो मान लो यहाँ पर बीच में क्या रहता है, इसका ओरिजिन होता था। तो इधर लिखते थे पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते थे इसको। इधर इसको नेगेटिव एक्सिस जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, तो वैसा ही उसी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बता रहा है कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, उस तरीके से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से वेरी करती है, वो वेरी करती है -l से लेकर के, कैसे वेरी करती है, -l से लेकर के और +l तक वेरी करती है बेटा जी।
-L2 प्लस L वेरी करती है कि अगर L की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो M की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो M यहाँ पर क्या होगा, -1 से लेकर के और +1 तक वैल्यूज़ होंगी। और -1 से +1 कौन कौन सी वैल्यू होती है, -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज़ होती हैं। तो L बराबर 1 होता भी किसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए होता है। और पी में डब्बे भी कितने हैं, 3 होते हैं। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है भाई, कतई जहर बात बता रहा हूँ, कतई मजेदार बात बता रहा हूँ, समझ लो, ध्यान से समझ लो यार। पी ऑर्बिटल जो है उसमें डब्बे भी कितने, 3, और एम की वैल्यू भी कितनी आई, 3। तो इन डब्बों पे, सारे डब्बों पे एक एक नाम क्यों ना लिख दें हम, -1, 0 और +1 लिख देता हूँ। एस के लिए L 0 होगा तो -0 से +0 0 ही होता है। डी के लिए -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे ही एफ के लिए क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये सारे जो हैं, ये क्या लिखा है, जो बॉक्सेस के ऊपर जो मैंने नाम लिख दिए, -1 0 +1 या -3 से +3 तक, ये सारे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। यहाँ से ये क्या दिखा रहे हैं, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं यहाँ पर। अगर ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, तो समझ लीजिएगा मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। अब देखिएगा, जैसे अब हमने पढ़ लिए 3 क्वांटम नंबर, अब बात आती है 4th क्वांटम नंबर की। अब बात किसकी आती है, 4th क्वांटम नंबर की आती है, ठीक है। तो 4th क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं हम लोग। 4th क्वांटम नंबर की बात आती है। 4th क्वांटम नंबर जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। और जिसको हम लोग स्मॉल s से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भाई। स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। इसका मतलब क्या होता है, या ये क्या बात बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। जैसे भाई देखिएगा, हम लोग क्या मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी ये मान लो ये अर्थ है, ये रेड कलर से जो पेन दिख रहा है आपको, ये अर्थ है, और ये जो मेरा हाथ है ये सन है, मान लो। ऐसे ऐसे अर्थ क्या होती है, घूमती रहती है, ऐसे ऐसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ऐसे ऐसे। तो होता क्या है, अर्थ जो सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर इस तरीके से खड़ी होकर के अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है, ऐसे ऐसे। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, यानी अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। और ये जो अपनी एक्सिस पर खड़े होकर घूमने वाली जो चीज़ होती है, तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, इसी चीज़ का नाम स्पिन रखा जाता है। इसी तरीके से सेम बात एटम के अंदर होती है। ये न्यूक्लियस है और मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी सेम टाइम पर अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे भी घूमता है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये जो अपनी एक्सिस पर घूमने वाला जो तरीका है, इसी को हम स्पिन रोटेशन कहते हैं, यानी स्पिन कहते हैं। अब ये जो स्पिन होती है, स्पिन क्या क्या हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, या तो ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज स्पिन होगी। और अगर क्लॉकवाइज होगी तो स्पिन की जो वैल्यू होती है ना, वो स्पिन की वैल्यू +½ ली जाती है, +1/2 मानी जाती है। और स्पिन की वैल्यू क्या ली जाती है, +1/2 कंसिडर की जाती है। और साथ ही साथ स्पिन कैसे कंसिडर करोगे, +1/2 कंसिडर करोगे आप। और साथ ही साथ इस क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से इंक्रीजिंग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस क्लॉकवाइज स्पिन को, ठीक है। या फिर स्पिन कैसी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है। कैसी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो सकती है भाई। और जब एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो स्पिन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्पिन बराबर -1/2 नाम दे देंगे। स्पिन का वैल्यू क्या होगी, -1/2। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थे 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास, जो कि हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हमें, यहाँ तक 4 क्वांटम नंबर हमें क्लियर हो जाते हैं। अब देखिएगा होता क्या है,
होता क्या है, इस एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा ऐसे और तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा ऐसे, एक अपवर्ड एरो का एक डाउनवर्ड एरो का, यानी कि एक पॉजिटिव स्पिन का रखा जाएगा तो एक नेगेटिव स्पिन का रखा जाएगा। तो मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे उसके लिए फॉर्मूला 2 × 2l+1 कर लीजिएगा। कितने? 2 × 2l+1 कर लीजिएगा, तो उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रख दिए जाते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स रख दिए जाते हैं। यानी 2 × 2l+1 करोगे तो 2 × 0+1 तो 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे पी के अंदर 3 आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही डी के अंदर 5 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इसी चीज़ को समझते हुए, इसी चीज़ को क्लियरली पॉइंट आउट करते हुए, समझते हुए हम एक और चीज़ के ऊपर चलते हैं। अभी एक और चीज़ के ऊपर कैसे चलते हैं हम लोग, जरा समझिएगा बात को। क्या समझना है? नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल्स पॉसिबल इन ए शेल, किसी भी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, यानी कितने ऐसे डब्बे बन जाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n²। क्या फॉर्मूला है? n² है। लेकिन अगर एक फॉर्मूला और लिख दूं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in an orbital या in a shell, किसी शेल के अंदर, यानी शेल क्या होते हैं, एन जो होते हैं वो शेल होते हैं हमारे, किसी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट आप कर सकते हो, वो क्या से आ जाएगा, वो फॉर्मूला होता है उसके लिए 2n² फॉर्मूला होता है। यानी कि देखिए पहला फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि n = अगर 2 शेल है तो उसमें भाई कितने ज़्यादा ऑर्बिटल बन सकते हैं, तो 2 के अंदर क्या क्या बन सकता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, n² करेंगे तो n² से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। 4 में क्या बनता है, एक तो s ऑर्बिटल बनता है, एक तो s ऑर्बिटल बनेगा यानी 2s नाम होगा उसका, और 3 2p ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी p में कितने होंगे, डब्बे 3 होते हैं, तो 2s में तो एक ही डब्बा होगा और p में कितने डब्बे होंगे, 3 डब्बे होंगे, तो हो गए पूरे 4। ऐसे ही आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो n = 2 रख दिया हमने, n = 2 रखा तो n2n² करेंगे तो कितना आएगा, 2n² करोगे तो 8 आएगा। अब देखो एक s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बताइएगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको डिफाइन करके, डिनोट करके बता दिया है, इसलिए क्लियर है। यहाँ तक बातें अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। पहले जो अभी तक हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े उनके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अभी तक जो बातें पढ़ी उनसे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ अभी। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे मान लो आपके सामने लिख दिया जाएगा 2s 3d 4f 2p 3f, ठीक है, 1p 6s, उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1d, ये सब एग्जाम्पल है। 2d लिख देता हूँ एक और, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनके लिए ना मुझे n की वैल्यू बताइए और l की वैल्यू बताइएगा। क्या पूछेगा, n की वैल्यू बताइएगा, इनके लिए जो लिखी हुई है ये चीज़, इनमें n की वैल्यू कितनी है और l की वैल्यू कितनी है। तो बेटा जी हमेशा याद रख लेना, जब भी n की वैल्यू निकालनी हो तो सामने जो भी नंबर लिखा है ये n ही लिखा है, सामने जो नंबर लिखा होगा ये क्या लिखा होगा, n ही लिखा होगा।
तो n तो कितना हो गया 2 3 4 2 3, यहाँ पर कितना हो गया 1 6 1 और 2। ठीक है, अगर l की वैल्यू पूछी गई तो l मैंने आपको बताया था, जैसा कि क्या बताया था मैंने, l अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 के लिए क्या लिखते हैं, s लिखते हैं, 1 को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। अब क्या इसने एस पी डी एफ लिख के दे रखा है और l पूछ रखा है, तो उल्टा बता दो आप। ऐसे लिखा है तो l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, p के लिए 1 होती है, f के लिए 3 होती है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और n की वैल्यू इधर भी हमने निकाल ली, l की वैल्यू निकालनी है, p 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो जाता है और 2 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन तो बन गया एक, पहले टाइप का क्वेश्चन तो बन गया ये वाला आपसे, लेकिन इसी के अंदर आपसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा। पूछ लेगा भाई ये जितने भी लिखे हैं ना, ये गलत कितने लिख दिए, यानी ये जितने भी लिख दिए मैंने 2s 3d 4f 2p 3f 1p 6s 1d और 2d, ये इतने सारे जो लिख रखे हैं हमने, 7-8 जो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, 9 एग्जाम्पल जो हमने लिख रखे हैं, ये इनमें से ऐसे कितने हैं जो गलत लिखे हुए हैं। और गलत निकालने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, जब भी गलत निकालना होगा तो आपको क्या देखना है, कंडीशन देखनी है। कंडीशन मैंने किसके केस में लिखवाई थी, अजीमुथल क्वांटम नंबर के केस में, जो कि क्या लिखवाया था, पहली कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको, क्या पहली कंडीशन मैंने लिखवाई थी कि L जो है वो कभी भी n के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन लिखवाई थी कि L जो है वो कभी भी n से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस कहीं पर भी वॉयलेट हो रही है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो गलत लिखा हुआ है। अब देखो, पहले केस में भी वॉयलेट नहीं हो रही है, दूसरे केस में वॉयलेट नहीं हो रही है, तीसरे में नहीं हो रही है, चौथे केस में भी नहीं हो रही है, लेकिन फिफ्थ केस में जा रहे हो तो आप n भी उतना ही है और l भी उतना ही है, यानी बराबर बराबर है, l और n बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत लिख दिया गया है। अगले केस में जाओगे आप, 1p लिखा है, n और l फिर से सेम है, तो ये भी गलत लिखा गया है। उससे नेक्स्ट केस में गए आप, 6 और 0, ये तो सही लिखा है, और उसके बाद आ जाओगे 1 और 2 लिखा है, तो यानी n की वैल्यू 1 लिखी, l की वैल्यू 2 लिखी, इसका मतलब l जो है वो n से भी बड़ा लिख दिया है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पर भी n और l बराबर है, तो ये भी गलत है। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन भी क्या पूछा जा सकता है आपसे, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और ये आए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, है ना। अब ये समझ आ गई बातें, तो अब देखिएगा कुछ और बातें बताता हूँ। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमें क्या समझाता है, जो कि हमें समझाता क्या है कि भाई जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ के बैठ गए हैं ना, इन क्वांटम नंबर को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है। अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो क्वांटम नंबर से पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, वॉयलेट हो जाएंगे। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग समझेंगे, एक एक करके बारी बारी से ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को, और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जैसे कि हमारा जो एड्रेस होता है, एड्रेस तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा सा होता है, घर का एड्रेस, पहले हाउस नंबर होता है, फिर स्ट्रीट होता है, फिर ऐसे होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई आपको ऐसे लिखना है। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आपको पहले हाउस नंबर लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, सारा इस तरीके से लिखना होता है। फिर आप जाओगे विलेज तक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर ऐसे, फिर आखिरी में जाकर के पिन कोड वन कोड सब चीज़ें ये लिखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अब इन प्रिंसिपल ये जो क्वांटम नंबर्स मैंने 4 आपको पढ़ाए, इनको भी पढ़ाने का, यानी इनको भी समझने का कुछ तरीके होते हैं, जो कि रूल्स, जिनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स कहते हैं उनको। अब पहला प्रिंसिपल इसके अंदर क्या आ जाता है, पहला प्रिंसिपल को कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital can have same spin, और इसी की दूसरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, और no two electrons in an orbital can have
सेम वैल्यू फॉर ऑल दी फोर क्वांटम नंबर्स। यानी कि ये कहता क्या है हमसे कह रहा है कि या तो आप एक ही डब्बे में अगर देख रहे हो तो उनमें आपको क्या मिलना चाहिए कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स उस डब्बे में भरे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अगर वो सेम लिखा है, सेम स्पिन के भरे हैं, यानी अपवर्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन दोनों एक जैसे स्पिन के भरे हैं, तो गलत लिखा है वो वॉयलेट कर दिया उसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वॉयलेट कर दिया तो वो गलत है। उसके बाद अगर आप दो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर देख रहे हो तो दो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की बातें अगर करते हो आप, तो वहां पर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं होनी चाहिए। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखिए इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको, कैसे समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने 2p3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 2p3 में मैंने बॉक्स बना दिए, ये बॉक्सेस के कुछ नाम लिख दिए, -1 0 और +1। ऐसे ही इधर एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 2p4, ठीक है। अब उसके भी बॉक्सेस कुछ इस तरीके से बना दिए मैंने यहाँ पर। अब बॉक्सेस बना दिए तो -1 0 और +1 इस बॉक्सेस के भी नाम होते हैं। अब देखिएगा 2p3 जो लिखा है ना ऊपर, ये 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें पी ऑर्बिटल के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया। उसके बाद 2p4 का मतलब है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें। अब 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए? फिल कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर देता हूँ? इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। इधर भी ऐसे ही करता हूँ, इसमें एक बॉक्स के ही दो इलेक्ट्रॉन को 1 और 2 कंसिडर कर लेता हूँ। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिया हमने। अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ना आप चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल के बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, N L M और S, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। इनके लिए भी वही बात करेंगे हम लोग, N L M और S, यानी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या करें? बताइएगा आप हमें इनको देख करके। अब देखिएगा, जब भी कोई क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी होती है तो N और L तो हमेशा एक ऑर्बिटल में चाहे कितने भी बॉक्सेस क्यों ना हो, उनमें N और L की वैल्यू तो शुरुआत से पता लग जाएगी आपको। 2p जो लिखा है तो N की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो क्योंकि N तो 2 ही लिखा है। और P से P का मतलब L की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, दोनों के लिए L की वैल्यू भी 1 ही होगी। लेकिन M की वैल्यू क्या है? जो बॉक्स के ऊपर नाम लिखा है, बॉक्स के ऊपर पहले वाले के ऊपर तो लिखा है -1 और दूसरे वाले के ऊपर लिखा है 0, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या हो गई? -1 और 0। अब S की वैल्यू क्या है? दोनों अपवर्ड एरो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की स्पिन कितनी है? +½ है। इसकी स्पिन भी कितनी है? +½ है। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करता हूँ तो N तो अभी भी इसमें भी 2 ही है, क्योंकि ये भी 2p लिखा है। L इसमें भी कितना है? 1 1 ही है। लेकिन M जो है यहाँ पर पहले वाला इलेक्ट्रॉन भी उसी बॉक्स में है, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन भी, यानी M की वैल्यू भी क्या है? सेम है। लेकिन अगर स्पिन की बात करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो दिखा रहा है, यानी +½ स्पिन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाला एरो दिखा रहा है, मतलब कि -½ स्पिन का है वो। अब देखिएगा, अगर आप इसको कंपेयर कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को, तो देखिएगा अब आपने पहले एग्जाम्पल में जब चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली एक ऑर्बिटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपने देखा कि जो M जो है, M जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा होता है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। बाकी सब क्वांटम नंबर क्या है? सेम आ रहे हैं। इसके लिए 2 2 वैल्यू आ रही है, इसके लिए 1 1 आ रही है, और इसके लिए +½ आ रही है। लेकिन एक क्वांटम नंबर यानी M की वैल्यू क्या आ रही है? अलग आ रही है। नेक्स्ट केस में हमने देखा कि हमने एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स की बात की, तो वहाँ पर क्या मिला हमें? शुरू के 3 क्वांटम नंबर तो सेम मिले, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उसकी वैल्यू क्या मिली? हमें अलग मिली। तो यही चीज़ हमें देखनी है जब भी हम किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहे वो एक ही डब्बे में रखे हों, चाहे दोनों अलग अलग डब्बे में रखे हों, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। सेम अगर लिखी है तो मतलब वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, और अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, इसका मतलब वो लिखा ही गलत गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ही नहीं जा सकती, वो गलत लिख दी है, ठीक है। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से, आई होप, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर के ऊपर जो रूल करने वाला जो प्रिंसिपल होता है उसके बारे में बात करता हूँ, जो कि क्या है? हमारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है। नेक्स्ट इज हुंड्स रूल ऑफ
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इट स्टेट्स दैट while filling electrons in an orbital, first of all all the orbitals should be singly occupied only then pairing of electrons will start। यानी कि ये कहता है कि जब भी आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, सारे डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद ही आप अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर से पहले वाले डब्बे पे जाओ, फिर पेयरिंग करना शुरू करो। अगर आपने ऐसा कर दिया कि पहले सबसे पहले वाला डब्बा फुल भर दिया उसके बाद आप अगले पे गए, तो आपने गलत कर दिया। ये पॉली यानी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, और फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी वो गलत लिख दिया इसका मतलब। ठीक है, अब देखिएगा, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझा भी देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3d8 इलेक्ट्रॉन्स भरना है मुझे, तो डी के अंदर पहले बात मुझे पता है कि 5 डब्बे होते हैं, तो 5 डब्बों को बना लेते हैं। सबसे पहले तो 5 डब्बे बना दिए हमने, 5 बॉक्सेस बन गए, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब सबसे पहला क्या कहता है कि आपको भरने कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई, 3d8 लिखा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने। तो ये कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन आप पहले वाले बॉक्स में रखो, इनके नाम क्या क्या, -1 -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से नाम है इनके। तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप नेक्स्ट बॉक्स में रखो, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर उससे नेक्स्ट में रखो, फोर्थ उससे नेक्स्ट में रखो, फिफ्थ उससे नेक्स्ट में रखो। अब 5 भर दिए, यानी सारे डब्बे क्या हो गए, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन बचे हुए, यानी क्योंकि हमारे पास 8 दे रखे तो 5 ही भरे, अब 3 और बच गए। अब वापस से जाओ पहले वाले डब्बे पे, अब पहले वाले डब्बे वापस जाओ और अब इलेक्ट्रॉन भरो नीचे वाली स्पिन का यहाँ पर, फिर एक और अगले में भरो नीचे वाली स्पिन का, और फिर अगले में नीचे वाली स्पिन का, और बाकी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं तो इतने ही भरेंगे। यानी कि पहले हमने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद हमने दोबारा से जा करके उसकी पेयरिंग करना शुरू किया। यही हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का कहना है। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर ये क्लियर हो गया तो फिर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रूल बच गया हमारे पास, जो कि क्या है, जिसको हम लोग बहुत ही मज़ेदार रूल कहते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं उसको हम लोग। क्या कहते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं उसको हम लोग। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इट स्टेट्स दैट while filling electrons in an orbital the orbitals should be filled in the increasing order of their energy। क्या करना चाहिए कि भाई जब भी आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होंगे, तो आप हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को सबसे पहले भरोगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करेंगे। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको। यानी कि जब भी ऑर्बिटल फिल होंगे तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे बाद में फिल होगा। क्लियर है ये बात। अब इस चीज़ को समझाने के लिए, इस चीज़ को आप एनर्जी कैसे निकालोगे, इसका कुछ रूल बता देता हूँ मैं। रूल क्या है, N+L रूल है बेटा जी।
रूल क्या होता है, n+l रूल होता है। आप क्या करोगे, जैसे आपको एक 2D दे दिया और एक 4s दे दिया, आपको क्या करना है, इन दोनों की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालनी है तो इनके दोनों के n और l की वैल्यू निकाल लो। तो n और l की वैल्यू इसके लिए 2 होती है, n की वैल्यू दिख रहा है हमें, और d के लिए l की वैल्यू भी क्या होती है 2D, या सॉरी 2D की जगह 3D लिख देता हूँ मैं, ये गलत होता है, 2D होता नहीं ना, 2D की जगह मैं 3D लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो 3D लिखने के बाद अब देखिए क्लियर हो जाएगी चीज़ें। उसके बाद देखिएगा आप, तो 3D आपने 3 लिख दिया, और D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। अब 4s लिखा आपने, तो 4s में 4, L की वैल्यू 4 हो गई, L की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और यहाँ पर क्या निकालोगे आप, n+l निकालोगे, n+l निकालोगे, तो इसके लिए n+l कितना हो गया 5 हो गया, और इसके लिए n+l कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिएगा बेटा जी क्या कहता है ये रूल, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, lower will be the energy, lower will be the energy। यानी कि क्या मतलब है कि n+l की वैल्यू जिसकी कम आती है, एनर्जी भी उसकी कम ही होती है। यानी 4s की जो एनर्जी है ना, वो 3D की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। यानी कि यहाँ से क्या समझ आया, एक एग्जाम्पल से मैंने समझा भी दी ये चीज़ें आपको। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती हैं तो बहुत बार ये n+l रूल क्या बताएगा कि जो आपने n+l रूल पढ़ लिया, इसके अंदर क्या होगा, इफ for two orbitals n+l value comes out to be same, अगर क्या हो जाए n+l की वैल्यू क्या हो जाए, सेम आ जाए, then the orbital having higher value of n will be having more energy। जब भी n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है तो आप n से कंपेयर कर लोगे, अगर जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए, क्या, जैसे मान लो मैंने 3p ऑर्बिटल ले लिया एक, और एक 4s ऑर्बिटल ले लिया, तो n और l तो आप निकाल ही सकते हो, n कितना है 3 है, l कितना 1 है, इसके लिए n क्या है 4 है, और l क्या है 0 है। जब n+l आप निकालोगे इसके लिए, तो n+l क्या है, इसके लिए भी 4 ही आएगा और इसके लिए भी 4 ही आएगा, तो दोनों के लिए n+l क्या आ गया, सेम आ गया। तो n+l सेम आ गया, तो आपको मैंने क्या बताया कि जब n+l सेम आ जाता है तो आप क्या देखोगे, n की वैल्यू देखोगे, n की वैल्यू किसकी ज़्यादा, 4s की ज़्यादा या 3p की ज़्यादा, 4s की ज़्यादा है n वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, n वैल्यू ऑफ 4s इज ग्रेटर देन 3p। तो उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी 4s की ज़्यादा हो जाएगी 3p से। किससे, 3p से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 4s की। ये था एनर्जी का रूल, ये बताता है हमें एनर्जी। अफबाउ प्रिंसिपल बताता है एनर्जी, यानी कहता है क्या है कि सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे पहले भरोगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे बाद में भरोगे। उससे पहला हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ाया, वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताता था कि फिलिंग करोगे तो पहले सिंगल सिंगल भरना, फिर बाद में जाकर के पेयरिंग करना शुरू करना। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ाया था, उसने बताया कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डब्बे में दोनों एक जैसे स्पिन के नहीं हो सकते, या फिर कभी भी दो अलग अलग डब्बे के इलेक्ट्रॉन्स को भी आप कंपेयर करोगे तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं आने वाली है। ये थे 3 प्रिंसिपल्स जो कि हमारे क्वांटम नंबर्स को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और बेस्ट तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको इन चारों क्वांटम नंबर्स को और साथ ही साथ इन 3 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दिया है। और इनसे आपके पेपर में, आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिएगा।
और क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा सिंपल, और सिंपल क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं होता है। तो देखिएगा, ये था हमारी आज की क्लास का फंडा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और बढ़िया, खूबसूरत, मज़ेदार और ट्रिक वाली बातें पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मौज कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।